एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट है इस रीजन के हवाले से। एक तो चाइना और फ्रांस के बीच में जिस तरीके से प्रेज़िडेंट कैमरून विज़िट कर रहे हैं चाइना का, शी जिनपिंग के कहने पे ये दौरा हो रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट विज़िट है, यकीनन इस हवाले से बात होगी। इसके साथ-साथ जो अरुणाचल प्रदेश का इलाके कुछ इलाके 10 इलाके हैं जिसके नाम चाइना ने चेंज करके चाइनीज़ नाम रखे। इंडिया को उसके ऊपर एतराज़ है। क्या एतराज़ है? इस पे बात करेंगे। इसके साथ-साथ दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अरब वर्ल्ड को अगर हम देख लें या बाकी दुनिया को, वो अपने डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं या कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? इसके ऊपर आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब फ्रॉम स्टॉकहोम, स्वीडन। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत मेहरबानी फ़ख़र यूसुफ़ज़ई साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर इससे हम शुरू करें कि चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट है, लेकिन फ्रांस और इंडिया के दरमियान और फ्रांस और चाइना के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी जो विजिट हो रहा है इसके ऊपर आपका क्या टेक है? क्योंकि यूरोप को जब हम देखते हैं तो चाइना को वो कहते हैं कि ये हमारा एनिमी नंबर वन। अमेरिका ने क्योंकि कहा हुआ है तो शायद यूरोप भी उसको फॉलो कर रहा होता है या उसके कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। लेकिन इस विज़िट को आप स्पेशली कैसा देख रहे हैं? देखिए, फ्रांस ने हमेशा अपनी एक कोशिश की है कि यूरोपियन यूनियन में भी होते हुए और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी एक ख़ास पोजीशन बनाए। डी गॉल के दौर से उन्होंने अमेरिका का जो था ना एक टोटल डोमिनेशन, उसको कबूल नहीं किया और वो अपनी कोशिश करते हैं कि अपनी एक प्रोफ़ाइल अलग सियासत की बनाएँ। तो फ्रांस के और जैसे आप बता रहे हैं चाइना के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, ट्रेड रिलेशंस बहुत बढ़ चुके हुए हैं। हाँ जी। साथ-साथ फ्रांस का और इंडिया के रिलेशंस भी बड़े करीब के हो गए हैं। या तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो चाइना जाएँ तो क्या उसका नुकसान इंडिया राइट, फ्रेंच रिलेशंस को होगा और वाइस वर्सा। राइट। फ्रांस महल दोनों के साथ अपने ताल्लुकात जो है अच्छे रखना चाहता है, क्योंकि ये एशिया के बड़े मुल्क हैं और बड़ी मार्केट्स हैं, जहाँ पे फ्रेंच गुड्स बिक सकती हैं और यही बेसिकली इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के कि उनकी ट्रेड जो है वो बढ़े और इंडिया भी स्टेबल है और चाइना भी स्टेबल है। दोनों अपने सिस्टम में इस पे शक नहीं होता कि इनकी हुकूमतें कायम रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो ऐसी मार्केट्स को जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स पसंद करते हैं। अब चाइना और अमेरिका की कंपटीशन चल रही है, लेकिन अभी तक उनका ट्रेड रिलेशनशिप कुछ एडवर्सली अफेक्ट नहीं हुआ। हाँ जी। जी। तो महल ट्रेड और इस चीज़ को कोशिश जो है ना मैच्योर रियासतें करती हैं कि उनको इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए। तो हुँ, मुझे तो ये लगता है कि फ्रांस का जो जाना है चाइना, वो एक इंडिकेशन है कि फ्रांस वांट्स टू परस्यू इट्स ओन नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट जी। व्हाइल बीइंग पार्ट ऑफ द वेस्टर्न अलायंस और ये सारा कुछ है। तो इस किस्म की महल उनकी पॉलिसी बड़ी पुरानी है, जो महल वो कोशिश करते हैं कि उसको परस्यू करें। राइट। अच्छा सर, अब अगर हम इस सिचुएशन में मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, तो हमने क्यों ये वाली स्ट्रैटेजी या ये वाली पॉलिसी हम अपना नहीं सके कि अगर किसी एक के साथ लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ ईरान के साथ ताल्लुक है, तो सऊदी अरेबिया हमसे क्यों नाराज़ हो? टर्की के साथ है तो सऊदी अरेबिया नाराज़ या ईरान क्यों नाराज़ हो? या अगर चीन के साथ है तो अमेरिका क्यों नाराज़ हो? इंडिया के साथ है तो चीन क्यों नाराज़ हो? मतलब इस तरह की चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम हम क्यों नहीं डेवलप कर सके? 75 इयर्स हमें भी हो गए पाकिस्तान बने। क्योंकि पहले दिन से पाकिस्तान ने कभी कोशिश नहीं की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद पे वो अपने रिलेशनशिप्स बनाए। जी, पाकिस्तान बनने से पहले इन्होंने अमेरिका को दावतें दे दी थी कि हम आपकी फ्रंट लाइन स्टेट होंगे जी, सोवियत रशिया के खिलाफ। राइट, तो वो एक आदत बन जाती है ना, उसके बाद जब अमेरिका के और पाकिस्तान के 65 वॉर के बाद कुछ रिलेशंस खराब हुए, तो चाइना के साथ पाकिस्तान ने 62 इंडिया चाइना वॉर के बाद रिलेशनशिप डेवलप किए थे, तो इन्होंने चाइना का रुख किया। जी, हाँ जी।
और राइट, फिर जब ईरान और सऊदी अरेबिया का वो एक प्रॉक्सी वॉर शुरू हो रही थी, तो पाकिस्तान ने उसमें सऊदी अरेबिया की तरफ टिल्ट बिल्कुल। किया। जी, बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान की अपनी एक वो क्या कहते हैं पॉलिसी में फ्लॉज हैं ओके। कि व्हाई कांट यू बी फ्रेंड्स विद बोथ सऊदी अरेबिया एंड ईरान, हुँ, और बजाय उनके झगड़ों में हिस्सा लेने के आप कोशिश कोशिश करें कि वो मीडिएट करें, ताकि बिल्कुल, उनमें जो 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 टेंशन है वो कम हो। अब वो चाइना ने आके कर दी है। बिल्कुल, पाकिस्तान ये रोल प्ले कर सकता था। बिल्कुल कर सकता हूँ। हाँ जी, लेकिन बिल्कुल। वो पाकिस्तान की एक क्लाउड कोई नहीं रहा। इन्होंने हुँ, कभी वो अपने आप को, अगर ये एक सक्सेसफुल इकोनॉमी बन जाते ना, जी, तो सारी दुनिया पाकिस्तान को, चाइना और इंडिया, इन 3 मुल्कों की तरफ देखती। बिल्कुल। पाकिस्तान एक नाकाम किस्म की इकोनॉमी हो चुकी है, हुँ, बैंकरप्ट है, तो व्हाई शुड एनीवन कम टू पाकिस्तान? एग्ज़ैक्टली। वो तो इसी से डरते रहते हैं कि यार ये किसी वो जोश में आके कोई डिस्टेबलाइज़ ना कर दें इस रीजन को बाय स्टार्टिंग अ हुँ, वॉर विद वन ऑफ इट्स नेबर्स। Pakistan has become a problem for the world community. हुँ, हालांकि पाकिस्तान में अकल की कमी नहीं है। बिल्कुल। आप प्राइवेट मीटिंग्स में बैठे तो आपके साथ एक बड़ी इंटेलिजेंट डिस्कशन बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स कर बिल्कुल। सकते हैं, लेकिन फॉर सम रीजन एक कलेक्टिव होता है ना सोच, यस, वो कभी डेवलप नहीं करती। ये अजीब एक, इट्स अ मिस्ट्री फॉर मी। और अच्छा उसकी सर। वजह मुझे यही लगती है कि जी, स्टेट ने अपने आप को कभी अपने इलाके में उसकी रूट्स नहीं ढूँढे, ये भागते हुँ, फिरते हैं कभी अरबों की तरफ, कभी ये दुनिया के उम्मा का सारा जो है दुःख अपने काँधों पे बिल्कुल, ले लेते हैं। ये यस। इस किस्म की पॉपुलिज़्म के शिकार हैं पाकिस्तान, दैट्स द प्रॉब्लम। सर अभी रिसेंटली पाकिस्तान से एक हमारे पता नहीं ये ज्यूस कैसे बच गए पाकिस्तान में, मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है। उसने कहा कि मैं कराची का रहने वाला हूँ। विशल गालिबन उनका नाम है। तो उन्होंने कोई कंटेनर दुबई के रास्ते टेल अवीव में भेजा और वहाँ पे उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें, यकीन करें एक हंगामा क्रिएट हुआ। सर इज़राइल के साथ हमारे मसाइल तो अरब दुनिया की वजह से थे। यकीनन जो जितना मुझे बिल्कुल, पता है आप ज़्यादा बिल्कुल, बेहतर जानते हैं। बिल्कुल। सर उनके हालात सेटलमेंट उनकी हो गई, सऊदी अरेबिया की हो गई, कुवैत की हो गई, कतर की हो गई, यूएई के साथ हो गई है। बल्कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया अभी यूएई ने इसी मार्च के लास्ट वीक में। तो हम सर क्यों नहीं, हमने पकड़ा हुआ है, हमारे स्टेटमेंट्स आ गई थी फॉरेन ऑफिस की भी, प्राइम मिनिस्टर की भी, और पता नहीं, नहीं, नहीं जी हमने कोई ऐसा इज़राइल के साथ हमारा वो नहीं है। सर वजह क्या है कि उन्होंने अपना खत्म कर दिया, हम अभी तक बैठे हुए हैं? उसकी वजह वन्स अगेन, जी, कोई सोच समझ के कोई पॉलिसी कभी इज़राइल पे बनी नहीं। राइट। वो एक ज़माने में जो बनी थी कि पीएलओ को सपोर्ट करना है, ये वो, साथ-साथ जनरल ज़ियाउल हक ने जाके वहाँ पे वो जो थे ब्लैक सितंबर भी कर दिया था। तो ये पाकिस्तान की तो हरकतें इस किस्म की होती रहती हैं। जी, हाँ जी। अब ये व्हाइल द अरब वर्ल्ड इज़ रिकंसाइलिंग टू इज़राइल, हमारा वो हार्ड लाइन ही है अभी तक, क्योंकि किसी ने बैठ के अपनी पॉलिसी पे, महल पाकिस्तान में कोहेरेंट थिंकिंग की एक वो बहरान है। कोहेरेंट होता है कि जी, आप हर एंगल को सोच के तो एक पोजीशन ले लें। राइट। तो अब फॉरेन ऑफिस ने ये डिनाई कर दिया है। भई गया क्या है यहाँ से? यहाँ से ड्राई फ्रूट्स ही गए हैं ना। बिल्कुल और और मसाले गए हैं। पाकिस्तान को उससे फ़ायदा ही हुआ है, तो उसमें बिल्कुल, नुकसान क्या हुआ है? क्योंकि ये ड्राई फ्रूट इज़राइल के हाथ तो पहुँच जाते होंगे, किसी और रूट से पहुँच जाते होंगे। बिल्कुल, वो एक इज़राइली जो यहूदी पाकिस्तानी ओरिजिन के वो ले गए हैं, तो वो तो पाकिस्तान के साथ फ़ेवर है, कि बिल्कुल, नहीं? लेकिन एग्ज़ैक्टली। इनको इनको अकल वो क्या कहते हैं, क्यों नहीं आती, आई डोंट नो। मुझे तो हुँ। कभी समझ नहीं आई कि इनका प्रॉब्लम क्या है। सर यही चीज़ हालाँकि अभी जी, पाकिस्तान और इज़राइल दोनों एक ही बुनियाद पे बने हैं ना, बिल्कुल, कि हम एक रिलीजियस कौम है। बिल्कुल, तो इनकी और इज़राइल की तो बड़ी चीज़ें मिलती हैं। सिमिलैरिटीज़ हैं। बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, हाँ। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब एक थोड़ा-सा रुख करते हैं इंडिया और चाइना की तरफ, और वहाँ पर डॉक्टर जयशंकर साहब की आज से कुछ महीने पहले की स्टेटमेंट है कि हालात काफ़ी ख़राब हैं एलएसी के ऊपर।
मुझे खुद बड़ी हैरानगी हुई कि मतलब कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, लेकिन क्यों खराब है? चले पाकिस्तान के साथ हमें समझ आती है, लेकिन अब एलओसी के ऊपर शायद अमन है, बेहतर अमन है पिछले 2 सालों से। लेकिन एलएसी के ऊपर अभी जिस तरीके से 11 लोकेशंस, मैंने आपको 10 बताए थे, लेकिन 11 लोकेशंस के नाम चेंज किए, अरुणाचल के जो इलाके हैं, और इंडिया ने उस पे बड़ा सख्त रिएक्शन शो किया। शायद 90,000 किलोमीटर का ये इलाका बनता है, जो अभी मैं उसके हवाले से अच्छा। पढ़ रहा हूँ। सर क्यों ये चीज़ें क्यों हो रही है? मतलब कोई चाइना ये चाहता है कि यार ये प्रेशर जो है, ये बिल्डअप रखा जाए इंडिया के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, या इसके पीछे कुछ और पर्पसेज़ हैं चाइना के, मोटिव्स? देखिए, चाइना की फॉरेन पॉलिसी समझना बड़ा मुश्किल है, ओके, क्योंकि उनके अपने किस तरीके से वो अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये वो राइट, इसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी का भी रोल होता है, कम्युनिस्ट पार्टी का भी इनपुट होता है। अब उनके जो फॉरेन ये जो हैं स्पेशलिस्ट, उनकी भी कोई वजह होगी। तो मेरे ख्याल से जब तक इंडिया और चाइना का ये बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता दोनों तरफ से, नाम बदलना जो है ये एक प्रोवोकेशन ही मुझे लगती है। ये अगर ना ही किया जाता तो बेहल बेहतर था, पहले रिजॉल्व हो जाए और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाए बाय म्यूचुअल कंसल्टेशन, और जो हकीकत है उसके मुताबिक इसको रिजॉल्व कर लिया जाए। तो मेरे ख्याल से वो बेहतर तरीका था। लेकिन चाइना ने अगर अपने ये नाम बदल दिए हैं तो इसका मतलब है कि दे आर डिक्लेयरिंग कि ये इलाके अब हमारे पास हैं, इस पे बिल्कुल, कोई बहस नहीं हो सकती। तो इंडिया में अब इसके ऊपर एक रिएक्शन आया है। बिल्कुल। अब क्या कहा जा सकता है कि ये अमन के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। सर और एग्ज़ैक्टली यही हाँ, ये सर यही पॉइंट मेरा है कि एलएसी हो या एलओसी हो, अगर वहाँ पे हालात खराब होते हैं, तो उसका नुकसान मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ़ इंडिया को होगा या सिर्फ़ पाकिस्तान को होगा या सिर्फ़ चाइना को होगा, वो पूरे इस रीजन को होगा। इसमें पहले ही पूरे इस रीजन को होगा। बहुत सारे बिल्कुल। प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सर अब अभी तक हम कर क्यों नहीं पाए? इंडिया के साथ हम नहीं कर पाए, इंडिया चीन के साथ नहीं कर पाया, चीन इंडिया के साथ नहीं कर पाया। वैसे तो अगर देखा जाए तो बीच में ताल्लुकात बेहतर भी रहे हैं इन 3 कंट्रीज़ के, इंडिया के पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के चीन के साथ, चीन के इंडिया के साथ, लेकिन जी, फिर जी। भी हम इन डिस्प्यूट्स को एड्रेस नहीं कर सके। कहा जाता है कि ये अ, कॉलोनियल लेगेसीज़ हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल बनी उधर, उसे क्या कहा जाता है यार, लाइन ऑफ चाइना एक्चुअल के। कंट्रोल एलएसी। हाँ जी। तो हमारी तरफ तो उसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है ना, जो अफ़गानिस्तान के जी, साथ जी, है। ड्यूरल लाइन है। जी, और बिल्कुल, इसी बिल्कुल। किस्म का कुछ नाम है चाइना और इंडिया के दरमियान, मुझे एलएसी एकदम सर, याद नहीं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नहीं, वो तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लेकिन इसका कोई पुराना इंग्लिश अच्छा, अच्छा। नाम भी है। अच्छा, हाँ, अच्छा। एक है। ठीक। जिस तरह जी, जी। डूरेंट लाइन है ना, ओके, राइट, वो श्योर, ऐसा श्योर। नाम वहाँ पे ओके। भी है, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा। जी, जी। तो मसला ये है कि ये बॉर्डर्स उस ज़माने में बने जब ये इलाका हमारा जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था, और चाइना उस ज़माने में एक कमज़ोर मुल्क था। बिल्कुल। और वो बॉर्डर तब जो थे, एग्री हुए या नहीं हुए, चाइनीज़ कहते हैं हमने कभी माना नहीं है। ये एक वन साइडेड फैसला था ब्रिटेन का, जो इंडिया इंसिस्ट करता है कि वही फॉलो किया जाएगा। इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं। यही मसला तो हमारी तरफ भी है ना। या ड्यूरेंट लाइन भी बिल्कुल, अंग्रेज़ों की बनाई हुई है, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो तो कश्मीर डिस्प्यूट के बाद बनी। तो बिल्कुल। अगर मैच्योरिटी हो इन तीनों मुल्कों में कि भई हम तीनों बैठ के नेगोशिएशंस के ज़रिए इनको एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनवा लें, जी, बाँध लें, तो बहुत मसला हल हो सकता है। ख़ास तौर पे चाइना और इंडिया के लिए ये ज़्यादा मुमकिन होना चाहिए, क्योंकि दोनों की बड़ी पुरानी सिविलाइज़ेशंस हैं, पुराना बिल्कुल। एक सोच है। लेकिन नेशनलिज़्म एक ऐसी बीमारी है जो मुल्कों के ताल्लुकात को हमेशा, वो क्या कहते हैं, एडवर्सली इफ़ेक्ट कर सकती है। और वही है कि दोनों तरफ से एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट पोजीशन ली जाती है, हुँ। बजाय कि एक रियलिस्टिक बुनियाद पे डिस्कशंस के ज़रिए इस मसले को हल किया जाए।
बिल्कुल सर। अच्छा सर, अगर हम इन डिस्प्यूट्स को देख लें इन फ्यूचर, अ, क्या लगता है आपको कि इसके ऊपर कोई मतलब हमने 2019 में इंडिया का देखा, एलओसी के ऊपर हमारा फायरिंग शेलिंग का सिलसिला रेगुलर बेसिस पे चलता रहा बहुत लंबे अरसे तक। अब शुक्र है कि 2 साल से जनरल बाजवा साहब और कुछ इंडियन साइड के लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको रोका हुआ है और अभी तक वो कायम है, बहुत अच्छी बात जी। है। लेकिन डू यू थिंक इसके ऊपर कोई मतलब मैं कहता हूँ कि ना हो, खुदा ना करे, लेकिन कोई वार या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अगर इस तरह की प्रोवोकेशन हो कि मैं इलाकों के नाम चेंज करके मैं कहूँ ये मेरे इलाके हैं और ये मैं ले रहा हूँ, या मैं कुछ एक्सपेंशन करने की कोशिश करूँ, तो पॉसिबल है कि इसके ऊपर कुछ हो सकता है इन फ्यूचर या नियर हो फ्यूचर? क्यों नहीं सकता? क्योंकि अगर नाम बदले हैं तो उस स्टेटस quo में एक चेंज तो आया है ना। जी, अब इंडिया ने शोर भी मचा दिया है, इसका मतलब है वो उससे नाराज़ हैं। तो इसके ऊपर कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ थोड़ी-सी उनकी चाइना इंडिया की लाइन ऑफ कंट्रोल पे, एक्चुअल कंट्रोल पे कुछ फिर मिलिट्री एक्शन हो। जी। लेकिन अभी देखिए G20 का हो रहा है इजलास यस, इंडिया के अंदर जो बड़ा बिल्कुल, प्रेस्टिजियस है, जहाँ पे चाइना भी आएगा, ये भी आएगा। तो शायद ये मुझे समझ नहीं आ रही चाइना ने ये जो नाम उस वक़्त बदले हैं, बिल्कुल। जब एक बड़ा प्रेस्टिजियस इवेंट होने वाला है यस, इंडिया के अंदर G20 का। हाँ जी। या तो ये व्हाट आर द चाइनीज़ थिंकिंग, व्हाट इज़ द इंडियन वे ऑफ डीलिंग विद इट? आई थिंक वी विल हैव टू वेट एंड सी, क्योंकि G20 बड़ी एक इम्पोर्टेंट इवेंट है इंडिया के बिल्कुल, लिए बहुत बड़ा फोरम है। होस्ट करना। बिल्कुल, और चाइना उसमें चाइना ने शुरू में तो उसको यानी इस आइडिया को एक्सेप्ट भी किया था। जी। तो अब ये क्यों हुआ है, वी डोंट नो। राइट। अच्छा सर, आपने जी20 की बात की, जी20 का मेंबर है चाइना, ब्रिक्स का मेंबर है चाइना और इंडिया, क्वाड का मेंबर है यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो सर जी, इस तरह के ब्लॉक्स में अगर मतलब इतने बड़े-बड़े फोरम्स पे लोग बैठते हैं, लेकिन वहाँ पे डिस्प्यूट्स हमें नहीं लगता कि वो खत्म होते। यूक्रेन वॉर हमारे सामने है, पूरा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यानी समझ लें कि पूरी दुनिया अगर हम चाइना और रशिया को निकाल लें, तो पूरी दुनिया एक तरफ एक किस्म की गड़ी हुई है। शायद अरब भी अब रशिया के ब्लॉक में है। लेकिन हम डिस्प्यूट छोटे से लेके बड़े डिस्प्यूट्स तक अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सके। वेपन बिकता है, हर किसी का बजट हर साल बढ़ रहा है। सिप्री की जब रिपोर्ट आती है तो देख के बंदा हैरान परेशान हो जाता है। कितने बिलियन ऑफ डॉलर्स कहाँ से आते हैं लोगों के पास कि वो इस जिसे कहते हैं कि वेपन्स के ऊपर हर साल स्पेंड करते हैं। देखिए प्रेसिडेंट आइज़नहावर ने एक ज़माने में कहा था कि अमेरिकन डेमोक्रेसी इज़ थ्रेटन्ड बाय द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। मेरे ख्याल से वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अब पूरी दुनिया के अमन के लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि उनकी प्रोडक्शन तभी बिकेगी ना अगर दुनिया में टेंशन रहेगी। अगर अमन हो जाए तो उनकी ये जो कॉम्प्लेक्स है, और ज़ाहिर है जब मिलिट्री एक्सपेंडिचर इतना होगा तो दुनिया में टेंशन भी तो बढ़नी चाहिए ना, एग्ज़ैक्टली, वरना बिल्कुल, कौन खरीदेगा आपके आर्म्स? बिल्कुल, और चलेगा कहाँ पर? चलेगा कहाँ पे? तो इसलिए ये सारी दुनिया का जो है ना निज़ाम, वो अभी तक एक वो क्या कहते हैं, एक ब्रूट कैपिटलिज्म और डिस्ट्रक्शन की इंडस्ट्रीज के हाथ में अभी तक है। ओके, बजाय कि अमन की तरफ ये चलें जैसे कि यूएन चार्टर की ख्वाहिश थी। हुँ, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, उसके बाद भी हालात तो नहीं बदले, बल्कि इसमें अमेरिका का रोल ज़्यादा मुझे प्रोवोकेटिव लगा है कि इन्होंने नेटो को बढ़ाते रशिया के वो एनसर्कल करने का सियासत की है। वरना कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद वॉरसॉ पैक्ट ख़त्म हो गया था, तो नेटो की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हुँ, इन्होंने ना सिर्फ नेटो को कायम रखा, बल्कि उसकी मेंबरशिप बढ़ाते-बढ़ाते चाइना को वो रशिया को एनसर्कल कर लिया। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि दुनिया में टेंशन जो है वो कायम रहे, और हमारे ये जो नए-नए वेपन हैं ये टेस्ट भी हो सके और इनकी मार्केट बन सके। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान भी आर्म्स प्रोड्यूसर है, एग्ज़ैक्टली, आर्म्स बायर भी है, बिल्कुल, चाइना भी आर्म्स प्रोड्यूसर है और महल बायर शायद अब नहीं है।
जी, इंडिया इज़ बोथ पाकिस्तान की तरह। बिल्कुल। तो ये इस तरह ही चलता रहेगा क्योंकि अच्छा, ये दुनिया की सियासत है। सर एक लास्ट क्वेश्चन और वो है जी डी-डॉलराइज़ेशन। इससे पहले हमने इंडिया में सुना कि वो अपना उन्होंने रुपए के अंदर ट्रेड करना के लिए मुख्तलिफ लोगों से एग्रीमेंट्स किए, सिंगापुर अच्छा, किया, ऑस्ट्रेलिया से शायद उनकी बात हुई, यूएई के साथ उनका हुआ, अब सऊदी अरेबिया के साथ हुआ, रशिया के साथ उन्होंने स्टार्ट लिया। क्या सर इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है? और अगर मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, तो उसके के लिए क्या मुश्किलात बढ़ सकती है और क्या आसानियाँ पैदा हो सकती हैं? फिलहाल तो वो जो डॉलर है, वो ही दुनिया की इकोनॉमीज़ का कन्वर्शन के लिए जी, इस्तेमाल वो स्टैंडर्ड होता है। राइट। अगर ये बदल जाता है और इंडियन रुपीस में ट्रेड शुरू हो जाती है, तो ये इंडिकेशन है कि दुनिया मल्टीपोलर दुनिया की तरफ जा रही है। हाँ जी, वो अमेरिका का और वेस्ट का जो एक एब्सोल्यूट डोमिनेशन था, वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। तो ये एक गुड न्यूज़ भी है और ये एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर भी है क्योंकि जो मुल्क सिर्फ़ डॉलर के ज़रिए करते हैं और वो इस नए सर्किट में नहीं आते, तो वो दे विल बी एट अ डिसएडवांटेज। हुँ। लेकिन अभी मेरे ख़्याल से रुपए में ट्रेड का वॉल्यूम इतना बढ़ जाना कि वो डॉलर इर्रेलेवेंट हो जाए, एकदम नज़र तो नहीं आता। और चाइना सॉरी अमेरिका और इंडिया की कोऑपरेशन भी तो बहुत है ना। यस तो सर, ये मैं ये हर ये ब जो पॉइंट मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है कि क्या अमेरिका इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा? क्योंकि अगर डॉलर उनका हट जाता है और उसकी डोमिनेंस खत्म हो जाती है वर्ल्ड से, तो समझ लें कि अमेरिका की तो आधी से ज़्यादा इकोनॉमी वैसे ही चली जाएगी। वही ना, तो देखेंगे अब क्या होता है कि अमेरिका क्या प्रेशर वो क्या कहते हैं आर्म्स ट्विस्टिंग करता है इंडिया एग्ज़ैक्टली। की और इंडिया उसे कैसे रिएक्ट करता है। सो दिस वुड बी इंटरेस्टिंग। ये इसे कहते हैं द सिचुएशन इज इन अ फ्लक्स। कोई ओह! स्टेबल सिस्टम नहीं है जब तक नया नहीं ना बन जाता। एग्ज़ैक्टली सर। तो हम सिर्फ एक वो क्या कहते हैं क्वालिफाइड गेस वर्क ही कर सकते हैं कि क्या बिल्कुल, हो रहा है। एनालाइज़ ही जस्ट कर सकते हैं कि जी जी, अगर हो जाता है तो इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, फ़ायदा क्या हो जी, जी, सकता है। जी, लेकिन बिल्कुल। ख़ैर एनीवे बात तो चल रही है पाकिस्तान के पास तो रुपए ही है और वो रुपए कोई ले नहीं रहा उस रुपए को क्योंकि हमारे 300 का रुपए की डॉलर हो वैल्यू गया। इतनी इतनी कम हो गई है कि उसका तो लगता है कि ये पता नहीं क्या होगा हमारे साथ पाकिस्तान के। बिल्कुल तकलीफ़ होगी। 2019 में जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो $1 मेंट 105 रुपीस। अब कोई हुँ। कहता है 284 रुपीस हो गए हैं एक डॉलर के। तो पाकिस्तान कल तो सर हुआ है 292 इंटरबैंक में हुआ है और ओपन मार्केट में 310 का है डॉलर। अच्छा 300 तो भी इन्होंने हिट कर दिया है। जी, जी, तो बिल्कुल। पाकिस्तान तो प्रैक्टिकली बैंकरप्ट बहुत पुराना हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन इट इज़ टू बिग अ स्टेट कि दुनिया इसको अफ़ोर्ड कर सके कि ये बैंकरप्ट हो जाए। हुँ, श्रीलंका का होना दुनिया को इतना डिस्टेबलाइज़ नहीं करता जितना पाकिस्तान कर सकता है। एग्री इतनी बिल्कुल, बड़ी पॉपुलेशन है, बिल्कुल। तो ये बड़ा मसला है। बिल्कुल सही है सर, अब देखते हैं हम यही कहेंगे कि बेस्ट विशेज़ हमारी है और हमारे जो लीडरशिप है, जितने भी लोग हैं जिनके पास पावर है पाकिस्तान की, उनको मेरे ख़्याल शायद ये लास्ट एक अपॉर्च्युनिटी एक लास्ट ऑप्शन है उनके पास कि वो इसको बेहतर करने के अलावा शायद कोई और चीज़ नहीं है। करते हैं, नहीं करते हम इस पे बात करते रहेंगे एज़ अ जर्नलिस्ट, एज़ अ एनालिस्ट ये हमारा काम है कि हम इश्यूज़ को हाइलाइट करते रहें। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।